मैं सब ठीक हो जाएगा। सर वो बड़े साहब किधर है? फोटो फ्रेम वापस चाहिए हो सर। जी बोलिए, क्या बात है? सर वो सर हमारे घर पे चोरी हो गई है। वो एक औरत आई है और पता नहीं कैसे वो चोरी? सर वो ना, मैं घर पे खाना बना रही थी और फिर उसके बाद मैंने दरवाजे पे सर वो जानू डोंट पैनिक, मैं बात करता हूँ, एक सेकंड। सर मेरा नाम रमेश राज है, ये मेरी वाइफ पुष्पा राज है। हम लोग यहीं मालाड में ही रहते हैं। आज दोपहर करीब 2 बजे हमारे घर में चोरी हो गई। 2 बजे नहीं, 3 बजे थे। 3 बजा था उस समय। सर उस समय घर पे मैं थी। मैं बताती हूँ कि क्या हुआ था। सर दोपहर के करीब 3 बजे थे। मैंने खाना ही खाया था, अचानक से घंटी बजी। दरवाजा खोला तो देखा कि एक औरत अपने छोटे से बच्चे के साथ खड़ी है। दीदी, बच्चे को बहुत जोर से सुसु आई है, क्या मैं आपका वॉशरूम यूज कर सकती हूँ? मन तो नहीं हुआ कि किसी अनजान को घर में आने दो, लेकिन फिर लगा कि एक औरत ही है अपने छोटे से बच्चे के साथ, इसलिए मैंने उसे घर में आने दिया। ये वॉशरूम है, तुम यूज कर लो। फिर मैं किचन में चली गई, कुछ काम करने लगी और अचानक से मुझे याद आया कि 10 मिनट से वो औरत हमारे घर में थी। ये अब तक वॉशरूम में क्या कर रही है? सॉरी दीदी, थोड़ा लेट हो गया। वो मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा फ्रेश हो लेती हूँ। थैंक यू सो मच। सर उसके बाद मैं किचन में गई, मैंने अपना काम खत्म किया। फिर जब मैं हॉल में गई तो मैंने देखा कि क्या आपके घर से सिर्फ एक फोटो फ्रेम चोरी हुआ है और आप दोनों यहाँ रिपोर्ट लिखवाने आ गए? एक्चुअली वो फोटो फ्रेम कोई आम फ्रेम तो था नहीं, प्योर 22 कैरेट गोल्ड का बना हुआ था। सर हमारे घर के पास ही एक ज्वेलरी शॉप है, वहीं से बनवाया था। 1 लाख का होगा सर वो। मैंने अपनी वाइफ को गिफ्ट किया था वेडिंग एनिवर्सरी पे। वाओ। अच्छा, उस औरत को कैसे मालूम पड़ा कि वो फ्रेम गोल्ड का ही था? और अगर वो औरत बच्चे को लेकर चोरी के इरादे से आई होती तो घर का कोई और सामान नहीं ले जाती? पूरा मोहल्ला जानता था उस फ्रेम के बारे में। हमने वो गजेंद्र भाई से ही तो बनवाया था, जो हमारे पड़ोसी हैं। जब इन्होंने मुझे वो फ्रेम गिफ्ट किया था तो ये बात पूरी सोसाइटी में आग की तरह फैल गई थी। ठीक है, आप हमारे स्केच आर्टिस्ट को उस औरत का स्केच बनाने में मदद कीजिए। काबड़े सर, सर पुष्पा ने ये स्केच बनवाया है। सर वो औरत जिसने रमेश और पुष्पा के घर से उस कीमती फोटो फ्रेम को चुराया था, उसका कहीं से कुछ भी पता नहीं चल रहा। कोई चोरी करने वाला पुराना गिरोह? नहीं सर, मैंने हर पॉसिबल तरीके से क्रॉस चेक किया और अपने खबरियों को उसका स्केच भी फॉरवर्ड किया, लेकिन उसका कहीं से कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। हो सकता है ये उस औरत की पहली चोरी हो। ये भी हो सकता है कि वो जो बच्चा उसके साथ था वो उसका ना हो। सर ऐसा भी तो हो सकता है। सर 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 वो आए नहीं। सर मेरे पति गायब हो गए। पहले आप बैठिए। सर मेरे पति रमेश, वो सुबह दुकान गए थे, उसके बाद से वो अब तक वापस नहीं लौटे। सर आखिरी बार आपकी बात कब हुई थी? सर लंच के बाद उनसे बात हुई थी, लेकिन अब तो उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। कहाँ पर है दुकान उनकी? सर वो मलाड वेस्ट में स्टेशन के बिल्कुल सामने दुकान है। किस चीज की दुकान है? सर वो लेडीज के अंडरगारमेंट्स की दुकान है मेरे पति की। मैडम ये देखिए, सबसे बढ़िया क्वालिटी है इसकी, लॉन्ग लास्टिंग है सबसे। एक बार आप पहन के देखिए, एक बार ट्राई कीजिए आप। नहीं, मुझे कोई और दिखाइए। ये देखिए मैडम, ये अमेरिकन है, उसका बढ़िया ब्रांड है और इसकी इलास्टिक भी सबसे अच्छी है और इसका कलर भी देखिए। ओके, ट्राई करके देखती हूँ। पुष्कर सिंह। हाँ जी सर, मैं ही हूँ, बताइए। रमेश राज तुम्हारा पार्टनर है इस दुकान में, कहाँ हो? सर रमेश तो कल से आया ही नहीं है शॉप पे, और वो वैसे भी रोज रोज नहीं आता है। मैंने उसको कोई फोन भी किया था, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। तो उसके घर पे फोन ट्राई नहीं किया? उसकी बीवी उठा लेती तो सर कुछ गड़बड़ हो जाती। क्या गड़बड़ हो जाती? मेरी भाभी से बनती नहीं सर, उसके जैसी मैंने चरित्रहीन औरत आज तक नहीं देखी। तो मुझे ना मोह माया के जाल में फंसाने की कोशिश करती है। ये लो टॉवल, रखना भूल गई थी। जी भाभी। और खाना कैसा लगा? मैंने खास अपने हाथों से बनाया था तुम्हारे लिए। पनीर बहुत पसंद है ना तुम्हें? जी, पर आपको कैसे पता चला भाभी? भाभी मत कहो ना, पुष्पा बुलाओ।
अकेले में इतना हक तो है ना तुम्हारा हम पे। मैं कुछ समझा नहीं भाभी। कुछ बातें समझाई नहीं जाती है पुष्कर बाबू। भाभी सर वो बड़ी अजीब औरत है। वो कोई ना कोई मौका जरूर ताड़ती थी कि मैं उसके माया जाल में फंस जाऊं और उसके बेड तक पहुंच जाऊं। और रमेश, वो जानता है अपनी बीवी की इस हरकतों के बारे में? नहीं सर, मैंने कभी बताया नहीं। सर हम यहाँ रोजी रोटी कमाने आए हैं, इन फालतू के पचड़ों में नहीं पड़ना है। सर मैं किसी को बताता तो मेरे ऊपर कोई यकीन भी नहीं करता। रमेश और कहाँ जा सकता? पता नहीं सर, शायद अपनी बीवी की हरकतों की वजह से भाग गया होगा कहीं। उसने मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाया? सर मैं आपको बता रही हूँ वो एक नंबर का झूठा इंसान है, और अब तो मुझे यकीन हो गया है कि जरूर मेरे पति के साथ भी उसी ने ही कुछ किया है। लेकिन पुष्कर ऐसा क्यों करेगा? मुझे पाने के लिए। और क्यों? मतलब? वो एक नंबर का नीच और गिरा हुआ इंसान है। मुझ पे चांस मारने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता है। ये लो टॉवल। और खाना कैसा लगा? खाना एकदम तुम्हारी तरह था पुष्पा, बिल्कुल रसीला लजीज। ये क्या कर रहे हो तुम? होश में तो हो। और अभी तक तो भाभी भाभी बोलते थे, ये नाम से क्यों बुला रहे हो? तो तुम भी मुझे बुला लो पुष्कर। पुष्कर की पुष्पा। आई लव यू यार। सर मैं एक पवित्र और पतिव्रता औरत हूँ, और वो पुष्कर एक नंबर का नीच इंसान है। एक थप्पड़ से भी नहीं माना वो। तो आपने ये सब कभी रमेश को बताया नहीं? नहीं सर, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उन्हें कोई तकलीफ हो और उनके धंधे पे कोई असर पड़े। घर में से रमेश का कोई सामान मिसिंग है? नहीं, सब कुछ यही है। एक बार हम खुद देख लें। देख लीजिए। मुंबई के उपनगर मलाड में रहने वाले रमेश राज और पुष्पा राज के घर से दिन दहाड़े 1 लाख का एक कीमती फ्रेम चोरी हो जाता है। चोरी करने वाली महिला बड़े आराम से एक बच्चे के साथ आती है और वारदात को अंजाम देकर चली जाती है। पुलिस इस महिला का पता लगा ही रही होती है कि ठीक अगले दिन रमेश राज लापता हो जाता है। आखिर कहां गया था रमेश? क्या हुआ था उसके साथ? इस सब के बीच पुलिस के हाथ लगी थी एक कहानी जो रमेश का पार्टनर पुष्कर और रमेश की बीवी पुष्पा सुना रहे थे। कामरे, इन सबकी हिस्ट्री ज्योग्राफी खंगालो, तभी पता चलेगा कि पुष्पा और पुष्कर दोनों कितने पानी में हैं। सबकी कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ और सबके बैकग्राउंड चेक करवाओ। सर एक मिनट। हेलो, ठीक है सर, सावन का फोन था। रमेश की लोकेशन हिस्ट्री आ चुकी है। उसकी लास्ट लोकेशन कांदीवली गुरु नानक नगर थी। चलो। क्या है? तुम्हारी हिम्मत कैसे पुलिस के सामने झूठ बोलने की? मैं तुम पे चांस मारती हूँ, मैं तुम पे लाइन मारती हूँ। हाँ, तुम मुझ पे चांस मारते हो, तुम मुझ पे लाइन मारती हो। तुम तो हमेशा से ही चाहते थे मेरे नजदीक आना, वो तो मैंने तुम्हें चांस नहीं दिया। और अच्छा हुआ कि मैं तुम्हारे नजदीक नहीं आई, वरना न जाने क्या कर बैठती। बोलो ना क्या करती, बोलो। अभी तुम्हारे करीब बोलो क्या करती, बोलो। क्या करूंगी मैं? तुझे दिखाती हूँ आज क्या करूंगी मैं। आज तुझे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगी मैं। मैं तो पवित्र हूँ, पतिव्रता हूँ। ये सब कैसे किया मैंने? भाभी के बारे में सुना बहुत था, आज एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। क्यों भाभी? पुष्कर सच बताओ, कहीं मेरे करीब आने के लिए तुमने रमेश के साथ तो? अगर यही बात मैं तुमसे पूछूं तो? हाँ सर, वो फोटो फ्रेम मैंने ही चुराया था रमेश के घर से। रमेश को कैसे जानती हो और उस फ्रेम के बारे में कैसे पता चला? सर रमेश मेरा पति है और ये हम दोनों का ही बच्चा है। रमेश तुम्हारा पति है? हाँ सर, अक्सर वो घर से बाहर ही रहता था काम के बहाने से। पूरे दिन मेरा फोन नहीं उठाता था। मुझे शक हुआ कि ऐसा कौन सा काम है जिसकी वजह से उसे फोन तक उठाने का मौका नहीं मिलता।
इसीलिए एक दिन मैंने उसका पीछा किया। तब मुझे रमेश और पुष्पा के बारे में पता चला। उसने मेरे अलावा किसी और से शादी कर ली थी। और इस वजह से तुमने 1 लाख रुपए का फोटो फ्रेम चुरा लिया। नहीं सर, वो फोटो फ्रेम 1 लाख का है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। मैं तो बस उस फोटो फ्रेम से रमेश और पुष्पा की फोटो चुराना चाहती थी, सबूत के तौर पे। लेकिन पुष्पा की बताई हुई स्केच जब रमेश ने देखी तो वो समझ गया कि वो फोटो फ्रेम मैंने ही चुराया है। उसे लगा था कि ये सब मुझे कभी पता ही नहीं चलेगा। धोखा देते हो ना, धोखा देते हो ना। शर्म तो आई नहीं तुम्हें? दूसरी शादी करके बैठे हुए मुझे बताया क्या नहीं तुम्हें? धोखा देते हो मुझे। क्या मेरी बात सुनो बाबू प्लीज। अरे सुनो। क्या सुनो? नहीं सुनना है मुझे कुछ भी, कुछ नहीं सुनना है। तुमने धोखा देते टाइम तो शर्म नहीं आई थी ना? नहीं। एक बात मेरी बात सुनो। ये जो हरकतें की है ना, मुझे क्यों नहीं बताया था पहले? न बेटा तुम्हें हमारे बच्चे की कसम। मेरी बात सुनो। पुष्पा और मेरी शादी को काफी वक्त हो चुका था। हाँ। मेरी बात सुनो, मेरी पूरी बात तो सुन लो नम्रता। मेरी उस औरत के साथ कभी बनी भी नहीं। रोज तो हमारी लड़ाई होती थी। हमारा कोई बच्चा नहीं था। कहां से होगा बच्चा जब प्यार ही नहीं था? प्यार नहीं है? नहीं, जिस तरह के प्यार की मुझे जरूरत थी वो सिर्फ मुझे तुमसे मिला नम्रता। अच्छा, तो एक काम करो, उसको छोड़ करके मेरे पास आ जाओ पूरी तरह से। मकान दुकान सब उसी के नाम पे है, इसलिए पॉसिबल नहीं। लेकिन मैंने इसके अलावा तुमसे कुछ नहीं छुपाया, कसम से। माफ कर दो ना प्लीज। देखो प्लीज। 1 मिनट। ये लो अपना सामान, निकलो। सामान उठाओ, सामान उठाओ। मैं निकल रहा हूँ। यहाँ से। उसके बाद रमेश कहाँ गया होगा? मुझे नहीं पता सर, गया होगा उसी चुड़ैल के पास। कामड़े, रमेश तो काफी टेढ़ी खीर निकला। 2 बीवियां, 2 अलग जिंदगी, और दोनों को बड़ी सफाई से उल्लू बना रहा था। पुष्पा के हिसाब से वो रमेश के साथ काफी खुश थी। इसका मतलब रमेश ने नम्रता से झूठ बोला। कहीं ऐसा तो नहीं कि पुष्पा को रमेश का ये सच पता चल गया हो और उसने गुस्से में आके रमेश को कुछ कर दिया? पर सर अगर ऐसा होता तो पुष्पा खुद आकर मिसिंग रिपोर्ट क्यों दर्ज करा दिया? कामड़े, कभी कभी चोरी होने पर सबसे ज्यादा शोर चोर खुद मचाता है। हो सकता है पुष्पा भी ऐसे ही कर रही है। सर 1 मिनट। हेलो सब इंस्पेक्टर कामले। क्या? ठीक है, हम पहुंचते हैं। सर गोकुलधाम सोसाइटी में एक औरत की लाश मिली है। तो अब तक जिस चोर की तलाश पुलिस को थी वो चोर कोई और नहीं बल्कि रमेश की दूसरी बीवी नम्रता थी। और नम्रता और रमेश का एक बच्चा भी था। पुलिस के सामने बड़ा सवाल अब भी यही था कि आखिरकार 2 औरतों का पति रमेश गायब कहां था। कहीं ऐसा तो नहीं था कि धोखे के जख्म ने इन दोनों पत्नियों में से किसी एक को ऐसा घायल किया था कि उसने रमेश के साथ अपना हिसाब बराबर करने के बारे में सोचा। रमेश के जाने के बाद उसकी पत्नी पुष्पा और उसके पार्टनर पुष्कर का प्रेम प्रसंग जोरों पर था। और वहीं दूसरी तरफ इस केस के अगले मोड़ पर पुलिस के लिए एक ऐसी अनहोनी इंतजार में थी जिसके होने से इस केस का रुख बदलने वाला था। सच सच बताओ, कहां छुपा रखा है अपने पति को? कहां है तुम्हारा पति? कहीं नहीं छुपाया सर, मैं सच बोल रही हूँ। मैं कैसे मान लूं? आप चाहें तो पूरे घर की तलाशी ले लें। पूरे घर की तलाशी ले लूं? पूरे घर में कुछ नहीं मिलेगा। मुझे तुम्हारी तलाशी लेनी होगी, ऊपर से लेके नीचे तक, सर से लेके पैर तक। मुझे देखना होगा कोई हथियार तो नहीं छुपा रखा है तुमने। और अगर तुमने कोई हथियार छुपाया होगा ना तो तुम्हें सजा मिलेगी। आप मेरी तलाशी नहीं ले सकते, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते सर। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। मुझे देखना होगा कहीं कोई हथियार छुपा के तो नहीं रखा है तुमने। तो ये तुम्हारा पहला हथियार, तुम्हारे बाल। ये तुम्हारी आंखें हैं, ये तुम्हारा दूसरा हथियार। अब तुम्हें सजा मिलेगी। सलाम सर।
जय हिंद सर, PSI सत्यजीत कदम। सर मैंने आपको यहाँ पे इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे इस लड़की की लाश मिली। रिसेंटली मुझे आपके थाने से कुछ फोटोग्राफ्स मिले थे रमेश राज के, और मुझे इस घर से ये मिला है। सर ये रमेश का केस तो और भी उलझता हुआ दिख रहा है। सर इस लड़की का नाम श्रुति राज है। घर में कोई फोर्स्ड एंट्री के निशान है? लो सर। लगता है किलर कोई जान पहचान का ही था, इसलिए स्ट्रगल के कोई निशान नहीं। सर रमेश और श्रुति के फोटोज तो कहीं और ही इशारा करते हैं, और इस औरत के साथ रमेश का क्या संबंध? हो सकता है कि ये श्रुति रमेश की तीसरी बीवी हो। मैं तो पवित्र और पतिव्रता हूँ, मैंने ये सब एक बार फिर से कैसे कर लिया? पुष्पा मेरी जान, छोड़ो ना बेकार की बातें। अब जब पति चला गया तो क्या फर्क पड़ता है? वहां कोई है पुष्कर? खिड़की पे। ज़्यादा किसी से मिलती जुलती नहीं थी वो, और उसके घर पे भी उसके पति के अलावा किसी को आते जाते नहीं देखा। मेरा मतलब मैंने उसके मायके और ससुराल वालों को कभी आते जाते नहीं देखा। कभी कभी बात होती थी मेरी उससे, बताती थी उसका पति बहुत अच्छा इंसान है। नहीं, ये सही नहीं है। आप मुझे कुछ भी कहेंगे मैं आपकी बात मान लूंगी। 3 साल से नम्रता के साथ शादी और 2 महीने से श्रुति के साथ, ये सब झूठ है। आज के टाइम पे रमेश जैसा अच्छा पति किसी को नहीं मिलता है, इसीलिए ये सब मुझसे मेरा पति छीनना चाहती हैं। सर, क्या ये सब वाकई में सही है? क्या रमेश ने मुझे सच में धोखा दिया है? और ये श्रुति को किसने मारा? सर मुझे तो ऐसा लगता है जैसे रमेश के नाम के अलावा और कुछ जानता ही नहीं। सर उसका नाम तो रमेश ही था ना? नहीं, या फिर आप बाद में कहोगे कि उसका नाम रमेश ही नहीं था। सर रमेश 3 बीवियां रखता था और किसी को भी कानों कान खबर तक नहीं थी। कहीं तीसरी वाली को भी रमेश ने तो नहीं मार दिया? सर पति पत्नी के बीच में तो कभी कभार झगड़े होते ही रहते हैं ना। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि वो मुझे धोखा देगा। आपको पता है रमेश के रहते मैंने कभी किसी और की तरफ नजरें उठा के भी नहीं देखा। देखिए आपके साथ ही नहीं, बाकी शादियों में भी उसकी यही रिपोर्ट है। श्रुति और नम्रता के लिए भी वो एक बहुत अच्छा पति था। आप ही बताइए, एक साथ एक ही बार तीनों बीवियों से वो सच्चा प्यार करता था? सर मैंने श्रुति के बिल्डिंग के वॉचमैन से बात की और रजिस्टर भी चेक किया और पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ की, लेकिन 3 तारीख की शाम को ऐसा कोई भी आदमी वहां पे नहीं आया जिस पे हमें शक हो, और रमेश भी उस दिन उस बिल्डिंग में नहीं आया था। श्रुति की बॉडी को भी अभी तक किसी ने क्लेम नहीं किया। हो सकता है श्रुति की अपने परिवार वालों से काफी कम बात होती हो और इसीलिए वो लोग श्रुति के मर्डर से बेखबर है। श्रुति के परिवार वालों का पता करो और श्रुति के कॉल रिकॉर्ड चेक करो। सर भाड़ में गई पवित्रता और पतिव्रता। साला मेरे पीठ पीछे कहां कहां मुंह मारता फिरता था। मैं यहाँ उसके लिए करवा चौथ का व्रत रखती रही। जानू ये जानू वो, मीठी मीठी बातें करता रहा और मुझे फुसलाता रहा और खुद पता नहीं क्या क्या कर रहा था। पुष्पा मेरी जान, उसने तुम्हारे साथ चीटिंग की, तुम भी उसके साथ चीटिंग करो। चीटिंग करो बस। मैं तो कहती हूँ कि रमेश मिले ना मिले, मर जाए ना तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन वो वापस आ गया ना उस दिन ही उसे तलाक दे दूंगी और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। क्या हुआ? पुष्पा, हमारा मिलना, हमारा मजे करना ओके, लेकिन गलती से अपने दिमाग में ये मत सोच लेना कि मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें अपनी बीवी को तलाक देना ही होगा। मैं दूसरी बार धोखा नहीं खा सकती पुष्कर। ये सब उस आदमी की वजह से ही हुआ है। हमने श्रुति को समझाने की बहुत कोशिश की। किस आदमी की बात कर रही हो? वही कमीना रमेश छीन कर ले गया हमारी बेटी को हमसे। जब से वो श्रुति की जिंदगी में आया ना, सब कुछ खत्म हो गया। हमने कितनी कोशिश की श्रुति को समझाने की, यहाँ तक कि हमने उसे समझाने के लिए एक प्राइवेट डिटेक्टिव भी हायर किया। तेरे दिमाग में क्या गोबर भर गया है जो तू सब कुछ जानने के बाद, देखने के बाद अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर
रमेश के साथ तू अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती है? अरे 2 शादियां कर चुका है वो, दूसरी बीवी से उसे एक बच्चा भी है। हु केयर्स डैड? और वैसे भी किसी की पास्ट लाइफ नहीं देखनी चाहिए। चलो मान लिया वो कमीना है, पर है तो मेरा ही ना। आई लव हिम डैड एंड दिस इज इनफ फॉर मी। मैं उसी से शादी करूंगी। सर, रमेश की तीनों बीवियों में से सिर्फ एक श्रुति थी जिसे रमेश की सच्चाई शुरू से पता थी, और कुछ दिन पहले बस नम्रता को इन सब के बारे में पता चला। हाँ कमले, लेकिन 3 साल बाद अचानक उसे रमेश पे शक कैसे हुआ? सर, एक औरत को पता चल ही जाता है कि उसके पति का कहाँ और क्या चल रहा है। सर, इस बात में कोई शक नहीं है कि रमेश बहुत अच्छा पति था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। कहीं ना कहीं कुछ तो था जो मुझे खटक रहा था। नहीं सर, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि रमेश मेरे साथ ऐसा करेगा, और मुझे 1% भी आइडिया नहीं था उसकी बाकी की बीवियों के बारे में। अच्छा, सिक्स सेंस। हाँ, ये देखिए, ये आपके कॉल रिकॉर्ड्स हैं। इसमें आपने लगातार कई बार श्रुति से बात की है। देखिए पुष्पा जी, आपके दर्द को देखकर हमें भी बहुत दर्द हो रहा है, पर एक दर्द आपका ये कॉल डिटेल्स भी हमें दे रहा है। जरा इस पर मरहम लगाने का काम करेंगे आप? खटक तो मुझे ये बात भी रही है कि आखिर रमेश गायब है, श्रुति मर चुकी है, लेकिन आप लगातार श्रुति से फोन पे टच में थी। सर वो एक्चुअली श्रुति मिली थी मुझे। उसने मुझे सामने से कांटेक्ट किया था, इसीलिए मैं उसके कांटेक्ट में आई। देखो नम्रता, मुझे पता था कि तुम फोन पर बोल देने से विश्वास नहीं करोगी, पर आपको तो प्रूफ ना। अब विश्वास हुआ? सिर्फ मैं और तुम नहीं, एक और बीवी है रमेश की, पुष्पा। बहुत बड़ा धोखेबाज है वो, और तुम्हारे साथ तो बच्चा भी है रमेश का। चलो, बच्चे का खर्च तो मैं निकाल दूंगी, दर्द जो समझती हूँ तुम्हारा, तुम बस उसे भूल जाओ। हाँ, वो अब सिर्फ मेरा है। सर, उन फोटोज को देखकर मेरा दिल और दिमाग ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि रमेश मेरे साथ ऐसा कर सकता है। मुझे लगा कि वो लड़की झूठे फोटोज दिखाकर, झूठी बातें करके मुझसे मेरा पति छीनना चाहती है। सर, जब वो मेरे कांटेक्ट में आई तो उसने मुझे कुछ ऐसी बातें बोली जिन पर यकीन करना बिल्कुल नामुमकिन था। अरे क्या रखा है धोखेबाज पति में, छोड़ दे उसे। तेरी जैसी 2 और बीवियां हैं उसकी। देख, तू जो भी है, तेरे कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरी बात पे मैं अपने पति पर से विश्वास थोड़ी खो बैठूंगी। इतने सालों का साथ है हम दोनों का। तेरे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है मुझे ये जानने के लिए कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं, समझी? सर, मैं तो पवित्र और पतिव्रता औरत हूँ। मैं रमेश के अलावा और किसी की बात पर यकीन नहीं करती, इसीलिए मैंने ये सब कुछ जाके रमेश को बताया। किसका फोन था? कौन थी वो लड़की? नाम बताया उसने? पता नहीं रमेश कौन थी वो लड़की, लेकिन फोन पे सिर्फ बकवास किए जा रही थी। कह रही थी कि मेरे अलावा तुम्हारी और भी बीवियां हैं और तुम एक नंबर के धोखेबाज हो। जानू, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पति तुम्हें धोखा दे सकता है? हाँ, कैसी बातें कर रहे हो तुम रमेश? इतने सालों से जानती हूँ तुम्हें, तुम ऐसा कर ही नहीं सकते। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसा पति मिला। थैंक यू जानू। ये कोई भी हो, किसी न किसी बात पर दुश्मनी जरूर निकाल रहा है मुझसे। तुम चिंता मत करो, मैं पता लगाता हूँ कौन है। तो ये सब बातें तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? सर, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब बातें मैं आप लोगों को कैसे बताऊं। सर, मुझे रमेश की दोनों बीवियों पुष्पा और नम्रता की बातों पे भरोसा नहीं हो रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों के टच में श्रुति आई हो, श्रुति ने इन दोनों से रमेश की जिंदगी से जाने के लिए कहा और इसी बात को लेकर इन दोनों ने श्रुति को मार दिया। और सर, रमेश भी काफी वक्त से लापता है। हो सकता है कि इन दोनों ने रमेश को भी मारकर कहीं पे ठिकाने लगा दिया। कामले, ये भी तो हो सकता है कि जब श्रुति रमेश की सच्चाई सबके सामने ले आई तो रमेश को श्रुति से खतरा होने लगा और रमेश ने श्रुति को मरवा दिया हो और वो अब कहीं भाग गया। और सर, ये भी बात गौर करने वाली है कि अब तक उसकी किसी भी बीवी ने उसकी बुराई नहीं की है। सबके लिए वो एक अच्छा और केयरिंग पति था। लेकिन इतना पक्का है कामले, ये रमेश काफी शार्प है। रमेश मेरा पति है, मुझसे बहुत प्यार करता है। मेरे पति। क्या हो रहा है सब? सर
पति है सर ये झूठ बोल रही है सर मेरा कंप्लेंट तो लिख लीजिए सर ये मिसिंग है सर आप क्या बोल रहे हैं सर आप लोग शांत हो जाइए, सबसे पहले शांत हो जाइए, एक एक करके अपनी स्टेटमेंट लिखवाइए। किशोरी, सगन जी स्टेटमेंट लिया। सर सर ये केस तो और भी सेंसिटिव होते जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है इस रमेश ने और कितनी औरतों को चूने लगाया होगा। सवाल ये उठता है कामले कि अब ये रमेश है कहाँ? अब तक ये केस सिर्फ मल्टीपल मैरिजेस का केस लग रहा था, जहां रमेश की 3 पत्नियों पुष्पा, नम्रता और श्रुति का नाम पुलिस के सामने आया था। इन तीनों में से श्रुति का कत्ल हो चुका था और रमेश का भी अब तक कुछ पता नहीं चल पाया था। लेकिन श्रुति का कत्ल किसने और क्यों किया था? श्रुति पुष्पा और नम्रता दोनों के साथ संपर्क में थी और श्रुति ने ही इन दोनों को रमेश की सच्चाई बताई थी। श्रुति की हत्या को लेकर पुलिस के सामने 2 थ्योरीज थी। एक तो ये कि रमेश की पत्नियों में से ही किसी ने गुस्से में आकर श्रुति का मर्डर कर दिया था, या फिर ये कि अपनी पोल खुलते देखकर रमेश ने ही श्रुति को मौत के घाट उतार दिया था और खुद कहीं गायब हो गया था। आखिर सच था क्या? श्रुति की हत्या और रमेश का गायब होना इस केस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बनाए हुए था। कामले, फिलहाल हमारे पास रमेश का पिछले 6 साल का रिकॉर्ड है, यानी 2010 से लेकर के अब तक का। जनवरी 2010 में उसने पुष्पा से शादी की, अप्रैल 2011 में सपना से, 2012 में उसने 2 शादियां की, ऋतु और सानिका, 2013 में नम्रता, 14 में करुणा, 15 में अर्चना और 2016 में श्रुति। न जाने और कितनी औरतों से उसने शादियां की होंगी। सर एक बात और, आज जब मैंने श्रुति के कॉल रिकॉर्ड दोबारा से अच्छी तरीके से खंगाली तो एक बात पता चली। श्रुति ने रमेश की लगभग हर बीवी को ट्रेस किया। उसके कॉल रिकॉर्ड में मुझे सबके नंबर मिले। श्रुति ने सामने से कभी ना कभी इन सबको कॉल किया था सर। हो सकता है श्रुति ने ये सारे नंबर रमेश के मोबाइल से निकाले हो। 2 चीजें हैं कामले, या तो ये रमेश पागल है या ये कोई बहुत बड़ा स्कैम है। अब अगर मान लो कि ये कोई स्कैम है, तभी सवाल ये उठता है कि रमेश इतनी सारी औरतों के साथ कंटिन्यूअस रिश्ते में क्यों रहा? सर एक मिनट। हेलो, क्या? सर बॉडी पे मल्टीपल स्टैबिंग है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर आपने फोन किया था ना? हाँ साहब, कब देखा ये आपने? रोज की तरह आज फिर मैं इसको बुलाने के लिए आई थी। जैसे मैंने दरवाजा खोला तो ये सर घर से सारा कैश, ज्वेलरी और कीमती सामान गायब है। ये केस लग तो रॉबरी का रहा है। पिछली बार इस घर में नम्रता घुसी थी, इस बार कौन हो सकता है? सर ये रमेश हो सकता है। वैसे भी बिना पैसों के कितने दिन यहाँ वहाँ घूमता। उसने खुद ही पैसे घर पे रखे थे और जरूरत पड़ी तो लूट के ले गया। सर एक मिनट। हेलो, सब इंस्पेक्टर आकाश कामले गया क्या? ठीक है, आप उसे तुरंत अरेस्ट करके यहाँ पे डिपोर्ट करने की तैयारी कीजिए। हम अथॉरिटी लेटर फॉरवर्ड करते हैं। सर पटना पुलिस से फोन था, पटना के मोरे लोग में रमेश को देखा गया। अरे बेटा तो एक शांति से खेलो ना, इतना हल्ला क्यों मचा रहे हो? और आप भी ना कुछ नहीं बोलते इन्हें। सर प्लीज सब फेस पे नहीं। तेरा थोबड़ा खराब हो जाएगा और बाकी औरतों को शादी के जाल में फांस नहीं पाएगा। 9 औरतों के साथ तूने शादी की, सबको उल्लू बना के लूटा और पुष्पा और श्रुति का मर्डर किया। सर एक सेकेंड, मैं आपको सब सच सच बता रहा हूँ। सर मैंने आज तक किसी को फिजिकली हर्ट तक नहीं किया है। ऊंची आवाज में किसी से बात तक नहीं की है मैंने। उस दिन नम्रता से लड़ाई हुई, उसके बाद मैं वहां से चला गया। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं, कहाँ जाऊं। नम्रता, श्रुति और पुष्पा तीनों को मेरे बारे में सब कुछ पता लग गया था। अब गुस्सा होने से तो कोई फायदा था नहीं। मुझे लगा शांति से काम लेना चाहिए। सर लोकमान्य तिलक सुपर फास्ट एक्सप्रेस टिकट ली और सीधा अपनी पहली बीबी सिमोना के पास पटना चला गया। मुझे मालूम है
सर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा होगा ना, एक सेकेंड। सर ये देखिए, ये टिकट है। अब आप मुझे मार के, पीट के या फिर किसी से भी पूछताछ करके तसल्ली करना चाहते हैं तो कर लीजिए। सर मैं एक ही बात बोलूँगा और सच बोलूँगा, जब श्रुति का मर्डर हुआ तब मैं ट्रेन में था। साहब जब अचानक इतने महीनों बाद ये आए तो टीवी पे इनका मिसिंग रिपोर्ट और उन 2 औरतों की खून की खबर चलने लगी, तो हमने इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि सच क्या है। सर मैं खुद ही आने वाला था पुलिस स्टेशन आप लोगों को सब सच सच बताने के लिए। मैं आता इससे पहले आप लोगों ने मुझे अरेस्ट कर लिया। और सर जहाँ तक पुष्पा की बात है ना, आप पटना में जाके मेरे आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं उनसे पूछताछ कर लीजिए। मैं उस वक्त वहीं था अपनी बीवी सुमनों के साथ। मैं मानता हूँ सर, मैंने गैर कानूनी तरीके से बहुत सारी लड़कियों से शादियाँ की, उनको बेवकूफ़ बनाया, उनके पैसे लूटे, लेकिन मैंने किसी का खून नहीं किया सर, कसम से। पुष्पा मर गई, श्रुति मर गई, तो आप लोग सीधा मेरे पास चले आए। सर 2 साल के बच्चे को लेकर 2 लोगों का खून कर दूंगी मैं? ना करने की भी कोई वजह नहीं है ना नम्रता। रमेश से तुम बहुत प्यार करती हो, ये बच्चा है, बच्चे के पीछे रमेश का नाम है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रमेश को अपनी जिंदगी में वापस लाने के लिए तुमने उसकी दोनों बीवियों को बारी बारी से अपने रास्ते से हटा दिया? सर फिर तो मुझे वो सीरियल किलर बन जाना चाहिए। सर मेरी जिंदगी रमेश के पीछे पहले ही बर्बाद हो चुकी है। अब वो अपनी जिंदगी में किसी से भी शादी करे, बच्चे करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर मैंने रमेश के बयान को क्रॉस वेरीफाई किया, वो सच कह रहा है। 3 तारीख की शाम जिस वक्त श्रुति का मर्डर हुआ उस वक्त वो मुंबई से पटना जाने वाली ट्रेन 12141 लोकमान्य तिलक सुपरफास्ट एक्सप्रेस में था। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये दोनों खून किसी और ने किए। मेरा मतलब है कि दोनों मर्डर्स के पीछे 2 अलग लोग और 2 अलग मोटिव्स हो सकते हैं। कामरा में इस केस को रिविजिट करना पड़ेगा, कोई तो कड़ी है जो मिसिंग है। सर कुछ पता चला कि ये सब किसने किया? बहुत कुछ पता चला है और बहुत कुछ पता करना बाकी है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं सर। गेहूं चले क्या बाहर निकल। अरे सर मैंने क्या किया? सुनिए सर, मैंने कुछ सर सुनिए तो सर। बहुत खुश हुआ होगा ना पुष्पा की मौत से, तेरी बनती नहीं थी ना उससे। हाँ मैं मानता हूँ कि मेरी बनती नहीं थी, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि उसकी मौत से मैं खुश हो जाऊं। सब रमेश के जाने के बाद मैंने सोचा कि हर महीने उसके हिस्से का पैसा मैं उसकी पत्नी को दे दिया करूं, लेकिन अब तो काफी ऊंचे ख्याल है तेरे। बहुत सोचता था ना रमेश और पुष्पा के बारे में। एक बात बता, रमेश के गायब होने के बाद तेरे अंदर ऐसा कौन सा महात्मा जाग गया कि तू रोज पुष्पा के घर जाने लगा? पुष्पा तुझसे अंडरगारमेंट्स तो खरीदती नहीं होगी, फिर घंटों वहां क्या होता था? तेरे कॉल रिकॉर्ड्स जिसमें रमेश के जाने के बाद पुष्पा से तेरे फ्रीक्वेंट कॉल्स, और पुष्पा के पड़ोसी जिन्होंने तुझे पुष्पा के घर रात बेरात आते हुए जाते हुए देखा है और 2-2, 4-4 घंटे रुकते हुए देखा है। उन्होंने आधा पिक्चर तो क्लियर कर दिया, बाकी बचा आधा पिक्चर तू क्लियर कर। साहब मैं रोज दुकान बंद करने के बाद पुष्पा के पास जाता था उसको हिसाब देने, सारा का सारा हिसाब देता था और कब कहाँ कौन सा माल खरीदना है, कौन सा बेचना है, कौन सा क्या करना है, सिर्फ पुष्पा से डिस्कस करता था मैं। इधर कॉल रिकॉर्ड्स, और ये तेरे एमएमएस जो तुम दोनों एक दूसरे को भेजते थे, और बाकी बच्चा पुष्पा के पड़ोसी हमें बता चुके हैं। सब बता दो, मारिए नहीं सब, मारिए। हाँ साहब, मेरा और पुष्पा का संबंध था, लेकिन साहब रमेश के गायब होने के बाद था। साहब वो हमसे शादी करने की जिद कर रही थी, लेकिन मैंने उसे साफ मना कर दिया। पुष्पा चाहती थी कि तू अपनी बीवी को छोड़ के उससे शादी कर ले। पहले तो तूने बहुत मजे मारे, लेकिन जब पुष्पा तेरे गले पड़ने लगी और तुझे अपनी जिंदगी में मुश्किलें आती हुई दिखी तो तूने उसे मार दिया। नहीं साहब, ये छोटी मुसीबत को बचाने के लिए मुसीबतों का फाड़ अपने सर पे नहीं लूंगा साहब। साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैं बिल्कुल बेकसूर हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया है साहब, मेरी बात पे यकीन मानो साहब। पुष्कर और इस केस से जुड़े सब लोगों की सारी हिस्ट्री निकालो। फिलहाल हमारे लिए सारे के सारे स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट्स हैं। सर मैंने श्रुति का बैकग्राउंड और कॉल रिकॉर्ड्स अच्छे से चेक किया। एक इंटरेस्टिंग बात सामने आई है। एक नंबर है जिसपे श्रुति के फ्रीक्वेंट कॉल्स थे। सर मैंने पता किया तो वो नंबर एक प्राइवेट डिटेक्टिव का निकला, राहुल रंजन उसका नाम है सर। बुलाओ उसको थाने। सर
अरे साहब, क्या किया आप लोगों ने हमारे पति के साथ? इनकाउंटर कर दिया क्या? हे भगवान, कहीं मार तो नहीं दिया हमारे पति को? देखिए, वो हमारी कस्टडी से भाग गया है, हमने कुछ नहीं किया उसके साथ। कमले, सारे पीसीआर वैन्स को अलर्ट करो, खबरियों को एक्टिव करो और सारे पुलिस स्टेशन को भी अलर्ट करो। ये रमेश किसी भी हालत में बच के निकलना नहीं चाहिए। सर, सर श्रुति ने ही मुझे हायर किया था रमेश की दूसरी बीवियों के बारे में जानने के लिए, और उसने मुझे इसलिए चुना क्योंकि उसके पेरेंट्स ने भी मुझे ही कॉन्ट्रैक्ट दिया था रमेश की दूसरी बीवियों के बारे में पता करने के लिए। जी हाँ साहब, राहुल रंजन को पहले हमने ही हायर किया था श्रुति के सामने रमेश की पोल खोलने के लिए। सर रमेश का केस मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है। वो फरेब कर सकता है, झूठ बोल सकता है, बड़ी सफाई के साथ कौन कर सकता है, लेकिन मर्डर जैसा संगीन अपराध वो कभी नहीं करेगा सर। एक डिटेक्टिव को तो अपने आसपास के लोगों की परछाई के भी राज पता होता है। आपको क्या लगता है श्रुति को किसने मारा होगा? सर श्रुति को किसने मारा होगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ कुछ दिन पहले। ये रहा तुम्हारा अब तक का हिसाब। थैंक यू वेरी मच। अब मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। ओके, पर आपके हस्बैंड की इतनी बार शादी हो चुकी है, इतने बीवी बच्चे, कैसे हैंडल करेंगे आप खुद को और इस रिश्ते को? आई थिंक दैट्स माई पर्सनल मैटर। और वैसे भी मैंने किसी और शख्स को हायर कर लिया है जो ये सब सॉल्व करने में मेरी मदद करेगा। सर श्रुति के कॉल रिकॉर्ड्स देखकर तो नहीं लगता कि उसने किसी शख्स को हायर किया होगा, फिर उसने ऐसा क्यों कहा? मैं भी उससे फोन पे बात ना करके फेस टू फेस मिलती हूँ। एक काम करो, श्रुति की बिल्डिंग का मर्डर के दिन से 10 दिन पहले तक का सीसीटीवी फुटेज मंगवाओ, उसमें से जरूर कुछ ना कुछ हाथ लगेगा। सर, मैंने श्रुति के मर्डर के दिन से 10 दिन पहले तक का उसकी बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज निकाला है, उसमें से एक शॉकिंग फुटेज मिला है सर। ये देखिए सर। चल बोलना शुरू कर। सर पुष्पा को जो फोन कॉल आया था उसने मुझे बताया था। किसका फोन था? कौन थी वो लड़की? नाम बताया उसने? पता नहीं रमेश कौन थी वो लड़की, लेकिन फोन पे सिर्फ बकवास किए जा रही थी। वो नंबर मैंने चेक किया तो श्रुति का निकला। श्रुति मेरे लिए पागल हो चुकी थी। वो मुझे खुद के पास रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, जो मेरे लिए बहुत खतरनाक था। साहब, वो क्या काम करते थे हमें पहले से ही पता था। लोगों को बेवकूफ बनाना, लड़कियों को बातों में फंसाना, झूठी शादी करके पैसा लूटना, इनकी इसी कमाई से ही हमारा पटना का घर बना था। फिर मैंने सुमोना को श्रुति के पास भेजा। हे भगवान, कौन सी गलती की थी हमने जो इतना बड़ा सजा दिया? अरे इतना बड़ा धोखा भगवान, ना जाने किस किस के साथ क्या क्या किया होगा उसने। हो गया मेलोड्रामा। अब मुझे बताओगी कि आगे क्या करना है? अरे हमको तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इतना बड़ा धोखा मिला है कि दिमाग ही काम नहीं कर रहा। भगवान, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? देखो, तुम उसकी सबसे पहली बीवी हो, और अगर तुम चाहो तो उसकी जितनी भी शादियां हुई हैं वो सारी इनवैलिड हो सकती हैं। और इस काम के लिए मैं तुम्हें पैसे दूंगी, इतने पैसे जितने तुमने आज तक कभी गिने भी नहीं होंगे। लेकिन आप ये सब क्यों कर रही हैं? सिंपल, रमेश के लिए। एंड आई कैन अफोर्ड दिस। और तुम आम खाओ ना, गुठलियां क्यों गिन रही हो? बोलो, लॉटरी खोल रही हो तुम्हारे लिए, श्योर शॉर्ट बम्पर प्राइज, ताकि वो मेरा हो जाए। बिकॉज आई लव हिम एंड आई वॉन्ट हिम। ये 3 तारीख के श्रुति के बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज, यानी कि मर्डर के समय की। चलिए अब मुद्दे पे आते हैं। क्यों मारा श्रुति को? वो साहब हमारा पूरा धंधा चौपट करने में लगी थी, सारा खेल बिगड़ जाता। और साहब,
प्लान के मुताबिक उस दिन रमेश पटना के लिए ट्रेन पकड़े और साहब हम सुमोना, तुम धो भी कब से बन गए? अरे दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? अभी बताती हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम? और पुष्पा, उसे क्यों मारा? नहीं सर, कसम से ऐसा कोई इरादा नहीं था। हम तो सिर्फ नजरें जमाए हुए थे। मेरा पैसा उस घर में पड़ा हुआ था। मौका देख के कि घर में कोई ना हो तो हम घर में अंदर चले जाए। इन्होंने जितना पैसा निकाला था सारा पुष्पा के घर में ही रह गया। हमें पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए जैसे ही हमने पुष्पा को घर से बाहर जाते हुए देखा, चोरी से उसके घर में घुस गए। हम घर के अंदर जाते ही गहने और रोकड़ा उठा ली, लेकिन तभी पता नहीं कहां से वो पुष्पा आ गई। इतना सोचा, इतनी मेहनत की, इतनी प्लानिंग की, लेकिन एक चीज सोचना भूल गए। बुरे कामों का परिणाम कभी अच्छा नहीं होता। अब काटो सजा जेल में और छोड़ो अपने बच्चों को किसी अनाथ आश्रम में। एटलीस्ट तुम जैसे क्रिमिनल्स में तो बड़ा नहीं होगा। कहते हैं कि प्यार अंधा होता है। जब दिल दिमाग पर हावी हो जाता है तो दिमाग दिल के आगे घुटने टेक देता है और इंसान ना चाहते हुए भी सही और गलत का फर्क भूल जाता है। श्रुति अगर चाहती तो रमेश को बेनकाब कर सकती थी, अपनी और पुष्पा की जान बचा सकती थी और शायद कई और जिंदगियों को भी उजड़ने से बचा सकती थी। प्यार एक खूबसूरत एहसास है, लेकिन उसे पाने के लिए हमें कभी भी अपनी बुद्धि और विवेक का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक पल का नहीं बल्कि जिंदगी भर का साथ है। तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया। अभी तक अपनी बहू को घर से नहीं निकाला। कितनी बार समझाए हम आपको? अरे डायन है वो औरत, डायन। जब पैदा हुई तो अपनी माँ को खा गई, जब 10 साल की हुई तब अपने फूफा को खा गई, और जब शादी हुई तो अपनी सास को खा गई। अरे कितनी जाने गवाओगे अभी? हेलो, कौन बोल रहा है? सामने आके कहीं नहीं बात करते हो? हेलो, उतारे तेरी आरती, माता तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, 100 सिंह। आपकी बहू डायन है, इसे घर से निकाल दो। ये पूजा पाठ सब रहो। सबसे पहले इसने आपकी पत्नी को खा लिया, अब एक एक करके सबको खा जाएगी। आपको शुभ चिंतन। जो आरती के ससुराल वालों को भड़का रहा है कि वो डायन है और आरती को डायन साबित करके उसे क्या मिलेगा? ऊपर से सीधा दिखने वाला आज का ये केस हर पल नए अपराध और हर लम्हा नए खुलासों की वो श्रृंखला है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। हेलो, ठीक है, हम आते हैं। खान चलो। सर, बुरी तरह जली हुई है। देखो, कोई आईडी या कोई और सामान मिलता है तो देखो सब तरफ। सर, ये घड़ी, कंगन और गले की चेन देख के तो लगता है किसी लड़की की बॉडी। कोई आईडी या सामान नहीं मिला।
खान, आसपास के पुलिस स्टेशन पे चेक करो, कोई मिसिंग कंप्लेंट है क्या? सर। और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर हमारी बेटिया रश्मि कल कॉलेज गई थी और घर वापस नहीं लौटी है। सर हमारी बेटी कोमल भी कॉलेज से नहीं लौटी है। दोनों? जी। किस कॉलेज में पढ़ती? जनता कॉलेज। आप दोनों भाई भाई हैं। हमारा नाम संतोष यादव है और ये हमारी बेटिया रश्मि का फोटो। हम बबलू यादव हैं, ये हमारी बेटी कोमल। आप लोग आइए हमारे साथ। ये ज्वेलरी पहचानिए, बॉडी से मिली है। सर ये बूंदे और चेन हमारी बेटी कोमल के नहीं है। सर ये हमारी बेटी नहीं है। पर ये बूंदे और चेन तो रश्मि के लगते हैं। ठीक है, आप लोग जाइए। नहीं, ये हमारी बेटिया रश्मि नहीं है। ये ज्वेलरी देखिए, मीरा देवी ने बोला कि ये रश्मि की ज्वेलरी। अरे वो झूठ बोलती है। हम रश्मि के बाप हैं, हम उसको नहीं पहचानेंगे। ये कोमल हो सकती है। ठीक है, आप जा सकते हैं। सर ये दोनों परिवार कह रहे हैं कि ये दूसरे की बेटी है। खान, इन खून के रिश्तों में कोई जहर घुला हुआ है, लेकिन दोनों फैमिलीज की बेटियों का एक साथ गायब होना ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। सही कह रहे हैं सर, कुछ तो है ये दोनों परिवार जो छुपा रहे हैं। दोनों फैमिलीज का डीएनए टेस्ट करो और वेरीफाई करो कि ये बॉडी किस फैमिली की बेटी की है। सर। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। बाबूजी, रश्मि का कुछ पता चला? बहुत कोशिश की लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है। अरे हम भी उसके दोस्तों से कॉलेज भी जाके पता की, कोनो खबर ही नहीं। आप निश्चिंत रहिए बाबूजी, रश्मि को कुछ नहीं होगा। बरसात लीजिए। अगर हमारी बिटिया को कुछ हुआ ना तो हम तुम्हें जलाकर मार देंगे, समझे हो? बाबूजी रहने दो, क्या कर सकते हैं, रहने दीजिए। कोमल का कुछ खबर? अरे कोमल से हमरा का लेना देना रे हैं? अरे वो जाने, उसका बाप जाने। अरे अजिए, कहीं वो अपनी कोमल? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो हमारी बच्ची कोमल नहीं हो सकती। अरे उसका उम्र ही क्या है? मेरे बच्चे ने तो दुनिया भी नहीं देखी है। सर डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक बॉडी रश्मि की है और सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत सर पे चोट लगने की वजह से भी बाद में बॉडी को जलाया गया। मतलब कातिल नहीं चाहता है कि बॉडी की शिनाख्त हो, या फिर कातिल की नफरत ने रश्मि को इस अंजाम तक पहुंचा दिया। कोमल का कुछ पता चला? नहीं सर। ठीक है, संतोष यादव के परिवार को खबर कर दो। ओके सर। संतोष जी, जो जली हुई लड़की की बॉडी हमें मिली है, डीएनए रिपोर्ट से यह साबित हो गया कि वो आपकी बेटी रश्मि की ही है। सर ये संतोष यादव और बबलू यादव, इन दोनों भाइयों के बीच 2 साल पहले गैरेज और घर के बंटवारे को लेकर झगड़ा हुआ था। तब से दोनों भाइयों का परिवार एक ही छत के नीचे रहते हुए अलग अलग रहते हैं। गैरेज? कहाँ है ये गैरेज? मेन मार्केट में। उसी को लेकर लड़ाई हुई थी और कोर्ट में केस भी चल रहा है। ये गैरेज चला कौन रहा है? संतोष यादव का बेटा राहुल चला रहा है। बड़ा भाई बबलू यादव स्कूल टीचर है और छोटा भाई संतोष यादव खेती बाड़ी करता है। कहीं रश्मि की मौत और कोमल के गायब होने की वजह इन दोनों भाइयों की आपसी दुश्मनी तो नहीं हो सकता है सर। चलो, किसी पे कोई शक है आपको? किसी बाहर वाले से कोई झगड़ा या घर के किसी सदस्य से कोई बैर? नहीं सर,
मेरा भाई हमसे झगड़ा जरूर कर सकता है, पर वो हम भी बिटिया को नहीं मार सकता। अरे उसके लिए भी तो बिटिया जैसी ही थी ना वो। और कौन कौन रहता है आपके घर पे? सर हमारा बेटा राहुल और बहू आरती। आपका बेटा राहुल कहाँ है? दुकान पर। नहीं नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं था। और झगड़ा इतना भी बड़ा नहीं था सर, और बेटी तो हमारी भी गायब है। संतोष जी, रश्मि के सर पे चोट लगने की वजह से उसकी मौत हुई है। आपको पक्का यकीन है कि उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं? सर हमने बिटिया की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। कोमल मिसिंग है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रश्मि और कोमल के बीच में कुछ चल रहा हो और कोमल रश्मि को मार के फरार हो गई? नहीं सर, कोमल भी कभी ऐसा नहीं कर सकती सर। कोमल और रश्मि के बीच में कभी कोई झगड़ा, कोई अनबन वगैरह? झगड़े की नौबत तब आएगी ना जब बातचीत होगी। हमारी आपस में बातचीत बंद है। ठीक है, घर में बातचीत नहीं होती होगी, लेकिन दोनों लड़कियां साथ में कॉलेज में पढ़ती थी ना, तो हो सकता है वहां बातचीत होती हो। नहीं सर, 2 साल पहले जब घर का बंटवारा हुआ था तो गैराज के साथ साथ दिलों के भी बंटवारे हो गए थे। छोड़, हाथ छोड़। वाह भाई साहब वाह, जब गैराज चलाने का बारी था तब आप कहाँ थे? दिन रात मेहनत करके हमने बिटवाने गैराज आज खड़ा किया, तो आपको हिस्सा चाहिए? एक ठेला नहीं मिलेगा आपको, एक ठेला। बस कीजिए आप लोग, अब गैराज का फैसला जो है ना वो कोर्ट ही करेगा। हाँ तो ठीक है, कोर्ट में हो जाने दो गैराज का फैसला, लेकिन इस घर का फैसला आज होगा। अभी हम ऊपर रहेंगे और तुम नीचे। ऊपर आने की जरूरत नहीं है, और हाँ खाना पीना भी अलग बनेगा। चलो मीरा चलो। कोई शौक नहीं आपके साथ रहने का। चल कोमल छोड़ हाथ। माँ मेरा टिफिन। हाँ अभी देती हूँ। थैंक यू। भाभी खाना हो गया? बस 2 मिनट मैडम ला दो। उस दिन के बाद रश्मि और कोमल एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। सर दोनों परिवारों में भले बातचीत नहीं है, लेकिन एक दूसरे पर शक भी नहीं करते। संतोष यादव को देख के लग रहा है कि जरूर वो कुछ छुपा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि वो क्या छुपा रहा है और क्यों। खान, इन दोनों लड़कियों की कॉलेज की जिंदगी को टटोलना होगा। सर कोमल और रश्मि के घर में ना सर बहुत प्रॉब्लम थी, और उन लोगों के बीच में तो आपस में बात भी नहीं होती थी, लेकिन कॉलेज में चल अभी ताईजी ने कौन सी सब्जी बनाई है? आज सुबह किचन में तो खुशबू बड़ी अच्छी आ रही थी। ले तेरी फेवरेट आलू गोभी की सब्जी। सर रश्मि और कोमल बहनें कम दोस्त ज्यादा थी। इन दोनों बहनों कोमल और रश्मि, इनका किसी से कोई प्यार व्यार का चक्कर या कोई ऐसा जो इनके पीछे पड़ा? हाँ सर, कुछ ही महीने पहले हमारे कॉलेज का ही एक लड़का शेखर गुप्ता, वो कोमल के पीछे ही पड़ा हुआ था। भैया एक प्लेट पकौड़ी दीजिए ना। आपसे कैसे पैसा ले सकते हैं मैडम? ये लीजिए, खुद ही खा लीजिए। इतनी कठोर कहाँ है कोमल जी? देख मेरा रास्ता छोड़, मुझे जाने दे। अरे तुम तो नाराज हो गई यार। क्या है बे, ज्यादा आशिकी चढ़ी है? दोबारा अगर मेरी बहन के आसपास भी दिखे ना, फिर देख लेना तुम। देख लूंगा तुम दोनों को। सर उस दिन के बाद शेखर ने कोमल और रश्मि दोनों का ही पीछा करना शुरू कर दिया था, और एक दिन तो उसने हद ही कर दी। ये शेखर गुप्ता कहाँ मिलेगा? सर कुछ दिनों से वो कॉलेज ही नहीं आ रहा है। जी आप जाइए। खान सर, ऑफिस से शेखर गुप्ता का एड्रेस निकालो और उठा के लाओ उसे। सर। हेलो सर, पड़ोसियों से बात की, ये शेखर दिल्ली गया है किसी काम से, उसका मोबाइल बंद है। ठीक है, वहां एक आदमी लगा दो, जैसे ही शेखर आए उसे लेकर आओ। जी सर।
रश्मि की मौत और कोमल की गुमशुदगी की तहकीकात में उलझी पुलिस के सामने अब आया एक ऐसा मोड़ जो शायद अब तक उनकी नजरों से ओझल था। परिवार में चल रही उथल पुथल इस केस को एक ऐसी दिशा की तरफ ले जा रही थी जिसकी पुलिस ने कल्पना भी नहीं की थी। इस पारिवारिक व्यथा से खुलने वाले थे कुछ ऐसे राज जो हमें सोचने पर मजबूर कर देंगे। हेलो। क्या यादव जी, हाँ? वो डायन एक एक को निगल रही है और आप महात्मा बन रहे हैं। क्लीम चामुंडाय विश्व। अरे अब न जाने कौन उसका अगला शिकार होगा। हेलो हेलो। क्लीम चामुंडाय विश्व। ओम रीम क्लीम चामुंडाय विश्व। ओम रीम क्लीम चामुंडाय विश्व। खान, कोमल की फोटो को हर पुलिस स्टेशन और बीट चौकी पर भेज दो। सर। हाँ बोलो। क्या? ठीक है, हम आते हैं। सर, यादव फैमिली में घमासान लड़ाई चल रही है। अरे जो हमारी पत्नी को खा गई, हमारी बिटिया को खा गई। चल निकल यहाँ से। आप कुछ और दिखाई नहीं। हम छोड़ेंगे तो रुकिए ना देवर जी को। पूरे मोहल्ला से निकाल के मारेंगे। चल उठ उठ, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। चल बाबूजी क्या कर रहे हैं? बाबूजी छोड़िए। बाबूजी छोड़िए। आज हम नहीं छोड़ेंगे। नहीं बाबूजी, नहीं बाबूजी, लोग देख रहे हैं। बाबूजी लोग देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं बाबूजी? ठीक है, तो हम ही जाते हैं। रुको, उनके मामले से दूर रहो। वो भी ऐसे ही तमाशा देखते अगर वो लाश हमारी बेटी की होती तो। तू हट जा, आज मैं इसको जान से ही मार दूंगा। संभालिए, संभालिए। संतोष यादव का आरती के प्रति ऐसा बर्ताव किसी भी सभ्य समाज के लिए चिंता का विषय। और आखिर ऐसी क्या वजह थी कि संतोष यादव को लगता था कि उनकी बहू आरती ही उसकी बीवी और बेटी की कातिल है? क्या वाकई में आरती ने अपनी ननद और अपनी सास को मारा था, या इस सब में उसका कोई हाथ था? क्या आरती खुद एक अंधविश्वास का शिकार थी? अपनी बहू को जान से मारने की कोशिश की है तुमने। अपने घर की बहू के साथ ऐसा घिनौना सलूक, वो भी किसी की बेटी है। तो उसने हमारी बिटिया को जान से मारा है, उसका क्या? तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? जब से आरती घर में शादी होके आई है ना साहब, तब से हमारा घर तहस नहस हो गया है। राहुल आरती की शादी के ठीक एक महीना के भीतर हमारी पत्नी उमा का देहांत हो गया और हम दोनों भाइयों में बंटवारा हो गया साहब। और अब उस डायन ने हमारी बिटिया को भी खा लिया। डायन? किस दुनिया में जी रहे हो तुम? हमारे पास सबूत है साहब। पिछला 2 साल से कोई आदमी हमको फोन पे आगाह करने का कोशिश कर रहा है। कितनी बार समझाए हम आपको? अरे डायन है वो औरत, डायन। आपकी बहू एक डायन है, इसे घर से निकाल दो। ये पूजा पाठ सब ढोंग है। वो डायन एक एक को निगल रही है और आप महात्मा बन रहे हैं। अब न जाने कौन उसका अगला शिकार होगा। ये सब अंधविश्वास है। अंधविश्वास नहीं है साहब ये। अरे जॉन लड़का उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता था, आज वो उसका क्या कमी है इस लड़की में? और कब तक शादी के लिए ना करते रहोगे? बहनों को शादी करने की है कि नहीं? देखो राहुल, हमने फैसला कर लिया है, तुमने शादी इसी लड़की से होगा। बाबूजी, हम ये शादी नहीं करना चाहते। अरे तुम ही समझाइए ना इसको। अरे बेटा, तू तो समझदार हो गया है, घर की जिम्मेदारियां भी संभाल रहा है, तो माई की गोद में एक लल्ला नहीं देगा? लेकिन माई। देखो राहुल, हम लड़की के पिता को जुबान दे चुके हैं। पर बार कुछ नहीं, तुम्हारा शादी इसी लड़की से होगा और इसी महीना में होगा, समझे हो? और अब देखिए, उसका माँ मर गया, उसका बहन मर गया, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं है। उसका पल्लू छोड़ने को तैयार नहीं। जब हमने उस लड़की को घर से निकालना चाहा तो उसने हम पर हाथ उठाया, हमको धक्का मार के रोक दिया। साहब, उस लड़की ने उसको भी बस में कर लिया है। पर हमको तो डर है साहब कि कहीं डायन उसको भी ना निकल ले। हमको बाबूजी के खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं लिखवानी। आप पर किसी किस्म का कोई दबाव तो नहीं है? नहीं सर, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। बस हमें अपने बाबूजी के खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करानी है। आपसे विनती है सर, आप प्लीज उनको छोड़ दीजिए। ठीक है साहब, ठीक है। उसे ध्यान रखना इसका, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए इसके साथ। किस्मत अच्छी है तुम्हारी जो तुम्हारी बहू ने एफआईआर दर्ज नहीं करवाई।
आगे से कुछ मत करना इसके साथ ऐसा, समझे? अब जाओ, जाइए आप लोग। और सुनो, हमें उस आदमी का नंबर चाहिए जिसने तुम्हारे अंधविश्वास को बढ़ावा दिया और अफवाहों भरे लेटर्स दिए। जी खान, चलो। सर, ये लेटर और कॉल रिकॉर्ड जिसमें आरती के डायन होने का जिक्र है, अमित झा के नाम पर रजिस्टर्ड है। कहीं आरती को डायन बताकर अमित झा ने ही तो इस क्राइम को अंजाम नहीं दिया? हो सकता है सर। डायन। सुनिए, अपना ध्यान रखिएगा और कोनो दिक्कत हो तो हमका फोन कर दीजिए, ठीक है? सुनो, अपनी पत्नी से बोल के अपने मायके चली जाए। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं इसके साथ कुछ कर दूंगा। बाबूजी, आप खामोखा काहे उसको परेशान करते हैं? ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विश्य। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विश्य। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विश्य। हाँ पापा, देखिए हमने आपके लिए खीर बनाई। अच्छा जी, दिखाओ। क्या बात है, काजू किशमिश, भाई देखने में तो अच्छी लग रही है। कैसे बनी है? बेटा बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया। दिखाइए। आपने ऐसे झूठ क्यों बोला? अच्छी भी नहीं है। अरे बेटा, तू हमारी प्यारी बेटी है, तू जो भी बनाएगी वो अच्छा है। आरती वाकई में डायन है। जब से इस घर में आई है सब गलत हो रहा है। हमको इस बात में अपनी कोमल बिटिया की सलामती के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हे प्रभु, मेरी बिटिया को सही सलामत घर वापस कर दो। उसकी रक्षा करना प्रभु। अमित झा? जी सर। ये लेटर्स तुम नहीं लिखे थे? नहीं सर, मैंने नहीं लिखे थे। तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत हैं हमारे पास। एक एक कॉल का डिटेल है तुम्हारी। क्या चल रहा है ये सब? सच सच बता, वरना तेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। सर वो लेटर मैंने ही लिखे थे और वो फोन कॉल भी मैंने ही किए थे। अरे डाइन है वो, डाइन है डाइन। जब पैदा हुई तब अपनी माँ को खा गई। तू आरती को डायन क्यों साबित करना चाहता है? आरती डायन ही है, मेरी इस हालत की जिम्मेदार वही है। सर, मेरी शादी के सिर्फ 3 दिन रह गए थे। इस हादसे के बाद मेरी शादी टूट गई। उसने जिंदगी भर के लिए मुझे अपाहिज बना दिया। उसी की वजह से हुआ सभी। आरती ने तुम्हें धक्का मारा? जी सर। तुमने कभी आरती के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई? सर नहीं। एक लड़की ने तुम्हें छत से धक्का दिया, तुम्हें जान से मारने की कोशिश की, फिर भी तुमने उसके खिलाफ कभी पुलिस में कंप्लेंट दर्ज नहीं करवाई। चलो खान। सर, ये तो साफ हो गया है कि ये आरती को परेशान करने के लिए, उससे बदला लेने के लिए उसे फोन करता था, लेटर भेजता था। लेकिन इसको देखकर लगता नहीं है कि ऐसे क्राइम को अंजाम दे सकता है। हो सकता है इसने किसी को हायर किया हो। इसके कॉल डिटेल्स निकालो और मिलने जुलने वालों पर नजर रखो। वो कॉल और लेटर्स भेजने वाला अमित झा है। आप जानती हैं अमित झा को? जी, हम जानते हैं। ऐसा क्या हुआ था कि अमित झा आपको डायन साबित करने पे तुला हुआ था? सर, वो हमें हमेशा से परेशान करता था। वो हमको पसंद करता था, हमसे शादी करना चाहता था। और एक दिन आरती, 3 दिन के बाद शादी है हमारी। ये लो कार्ड, तुम शादी में जरूर आना।
अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। बधाई हो आपको। खुश नहीं हो तुम? काहे? हम तो बहुत खुश हैं। आरती, अगर तुम अभी भी हाँ कर दो तो मैं रिश्ता तोड़ दूंगा। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए हमको। बहुत पछताओगे तुम, देख लेना तुम। हमसे ना करके ना बहुत पछताओगे। और उस दिन के बाद से अमित ने सबको कहना शुरू कर दिया कि हम डायन हैं। हमने उसकी ऐसी हालत की है। अच्छा ठीक है सर, कोमल के मोबाइल की लास्ट लोकेशन वही है जहां से हमें रश्मि की लाश मिली थी। तो सर कहीं ऐसा तो नहीं कि कोमल ने ही रश्मि को मारा हो और फिर वहां से फरार हो गई हो? खान, हो सकता है कोमल के साथ कोई हादसा हुआ। उस पहाड़ी वाले एरिया को एक बार फिर से छानना। सर देखिए वहां नीचे एक बॉडी है। चलो नीचे चलते हैं। बॉडी को देखकर लगता है कि 3-4 दिन पुरानी है। लगता है सर इसको भी उसी तरह जलाया गया है जैसे रश्मि को जलाया गया है। सर हो सकता है उसी दिन जिस दिन रश्मि की बॉडी मिली थी। और ये ऊपर से नीचे गिर गई, इसलिए किसी की नजर इस बॉडी पर नहीं पड़ी। खान सर, ये बॉडी कोमल की भी तो हो सकती है जो अब तक मिसिंग है। हो सकता है सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर कोमल मेरी बेटी, क्या हो गया? कोमल उठना उठना। तक तो लग रहा था कि कोमल ने रश्मि को मारा, लेकिन वो तो खुद हादसे की शिकार हो गई है। और सर अमित झा के कॉल रिकॉर्ड से भी मालूम पड़ गया कि उसने किसी को हायर नहीं किया। सर शेखर गुप्ता को ले आए हैं। चलो दोनों बहनों रश्मि और कोमल को क्यों मारा? हमने नहीं मारा साहब उनको। पूरा कॉलेज जानता है तू उन्हें परेशान करता था। तूने धमकी भी दी थी उनको। सर ये बहुत पहले की बात है, हमने उनको छेड़ना बंद कर दिया है जब से उसके भाई से। साले कोमल और रश्मि को छेड़ा तूने? कौन है तू? मैंने क्या किया? हमारी बहन को छेड़ा तूने? साले आज के बाद अगर उनको आंख को उतार के देखे ना तो जान से मार देंगे, समझा? साहब उस दिन के बाद से हमने रश्मि और कोमल को आंख उठाकर भी नहीं देखा। 12 तारीख को तू कहाँ था? सब दिल्ली में था। अब कहीं मत जाना। ये शेखर अब भी शक के दायरे से बाहर नहीं है। इसकी 12 तारीख की लोकेशन और डिटेल्स निकालो और नजर रखो इस पर। राहुल ने इतनी बड़ी बात हमसे क्यों छुपाई हुई? इस बात का जवाब तो वो राहुल ही दे सकता है। पुलिस के सामने हर कदम पर कुछ ना कुछ चौंका देने वाली बातें आ रही थी। राहुल का इतनी बड़ी बात को छुपाना राहुल को भी संदिग्ध बना रहा था। क्या राहुल जानता था कि कोमल और रश्मि की मौत के पीछे कौन है, या कुछ ऐसा था जिसे वो छिपाना चाहता था? आगे खुलने वाले थे कई और चौंका देने वाले राज। संतोष लगा नंबर? नहीं भाई साहब, नहीं लग रहा है। राहुल का? सर हम उसी को तो फोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं लग रहा है। और आपकी बहू आरती? सर वो दोनों आज सुबह ही साथ घर से निकले हैं। नंबर 2 खान। सर सर ये राहुल और आरती दोनों का फोन नहीं लग रहा है, नॉट रीचेबल है। ठीक है, दोनों की लास्ट लोकेशन ट्रैक करो। सर राहुल का लास्ट लोकेशन पहाड़ी के पास का है जहां से हमें कोमल और रश्मि की बॉडीज मिली। राहुल वहां क्या कर रहा था? सर हो सकता है राहुल को कातिल का कोई सुराग मिल गया हो और कातिल ने उसे गायब कर दिया।
और आरती की लोकेशन? सर शहर के बाहर वाले मंदिर का है। ठीक है, चलो। ओम रीम क्लीम चामुंडाय विश्य। 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 पंडित जी जरा। जी। ये आरती यादव की पूजा कब से चल रही है? सर वो 6 घंटे से पूजा कर रही हैं और बहुत कष्ट सह रही है। 6 घंटे? इस बीच ये कहीं बाहर नहीं गए? नहीं सर, ये तो 6 घंटा से पूजा ही कर रही है। ये पूजा किस लिए कर रही है? अब सर वो का है पेट से है ना, तो इनकी मनोकामना है कि इनको लड़का ही हो। क्या ये जादू टोना भी करती है? अब वो तो हमने देखा नहीं, पर सुना जरूर है। ये क्या है? पिताजी मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। आरती का इस तरह से पूजा हवन करना ताकि उसे बेटा हो बेटी नहीं, यह इशारा था कि बेटे की चाहत आरती से कुछ भी करवा सकती है। हमारे आज के समाज में बेटे और बेटी को बराबर समझा जाता है, तो फिर आरती को बेटे की इतनी लालसा क्यों थी, जबकि वो खुद एक बेटी है, एक स्त्री है? क्या बेटे की इसी चाहत ने आरती को मुजरिम बनने पर मजबूर किया? तुम्हारा पति राहुल कहाँ है? सर हमको नहीं पता, सुबह मंदिर में छोड़कर हमको किसी काम के लिए निकल गए थे। कहाँ? हम भी उनका ही इंतजार कर रहे थे, काहे कि हवन की आखिरी आहुति उनको ही देनी थी। आखिरी आहुति उन्हीं को देनी थी या आखिरी आहुति राहुल की ही थी? और किस लिए कर रही थी? वो लोग किस लिए कर रही थी? लड़के के लिए। सर लड़की की जिंदगी कोई जिंदगी होती है, जिम्मेदारियों का बोझा और उसके ऊपर से गालियां। हम एक और आरती पैदा करना नहीं चाहते थे। क्यों? ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ? क्या बताएं सर, जब हम पैदा हुए तो हमारी अम्मा मर गई, उसका जिम्मेदार हमें ठहराया। फूफा जी के साथ नदी किनारे मेला देखने गए, वो गिर के मर गए, उसका जिम्मेदार हमें ठहराया। ब्याह करके ससुराल आए, हमारी सास खत्म हो गई, यहाँ तक कि घर का बंटवारा भी हो गया। इन सब चीजों का जिम्मेदार सिर्फ हमको ठहराया। आप भी बताइए, बेटे को कोई कुछ नहीं बोलता, बहू थे ना। बेटे की चाह में तुमने अपनी नंदों को मार डाला और उनकी बॉडीज को इसलिए जला दिया ताकि किसी को बलि के बारे में पता न चले। साहब हम अपनी नंदों की बलि क्यों चढ़ाएंगे भला? हम तो 24 घंटे भगवान से सबकी भलाई चाहते हैं। राहुल के साथ क्या किया? हमको नहीं पता सर, वो खुद ही चले गए थे। बाबूजी, इतना सब कुछ होने के बाद तुम फिर से आ गई? तुम्हारा इस घर में अब कोई जगह नहीं है। कान खोल कर सुन लो, दफा हो जाए यहाँ से, वरना आप तुमको काजे डालेंगे। बाबूजी बस बाबूजी हमारी बात तो सुनिए। बाबूजी हम कभी किसी का कोई नुकसान नहीं किए, हम काहे किसी को मारेंगे? बाबूजी बाबूजी हमारे पेट में आपका वंश पल रहा है, हम कहाँ जाएंगे? जहन्नुम में जाओ, मर जाओ, पर हमने दरवाजे पे दोबारा मत आना। दबाओ जाओ यहाँ से। बाबूजी 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 सुनिए तो, बाबूजी हमारी बात सुनिए। बाबूजी हम कहाँ जाएंगे? सर कोई सबूत नहीं है जिससे आरती को कोमल और रश्मि के मौत का या फिर राहुल के गायब होने का जिम्मेदार ठहरा सके। और शेखर? शेखर के मोबाइल का लोकेशन क्राइम लोकेशन के आसपास कभी नहीं दिखा और उसकी ऐसी कोई संदिग्ध एक्टिविटी नहीं दिखी। खान, कहीं तो कुछ है जो हमसे मिसिंग है। हमें एक बार फिर से इस केस को नए नजरिए से देखना होगा। कोमल और रश्मि दोनों को आखिरी बार 12 तारीख को जनता कॉलेज में देखा गया और दोस्तों के मुताबिक दोनों एक ही टाइम पे कॉलेज से बाहर निकली थी और उसी दिन शाम को लगभग 5-6 बजे के बीच दोनों की मौत हुई।
17 तारीख को राहुल भी गायब हो गए। एक ही परिवार की 2 लड़कियों की मौत, एक लड़का गायब। अभी तक कुछ नहीं किया है। शेखर का भी दिल्ली में होना कंफर्म हो चुका है। और ये आरती, एक अकेली गर्भवती औरत ये सब नहीं कर सकती। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस फैमिली की किसी से कोई पुरानी पुश्तैनी दुश्मनी थी? हो सकता है सर। आप लोगों की कोई पारिवारिक दुश्मनी, कोई ऐसा जो आप लोगों के बच्चों को मारकर आपसे बदला ले सकता हो? सर, जब घर में ही कातिल मौजूद हो तो बाहर वाले क्या जरूरत है? कौन? सर, आप लोगों की कोई पारिवारिक दुश्मनी, कोई ऐसा जो आप लोगों के बच्चों को मारकर आपसे बदला ले सकता हो? सर, जब घर में ही कातिल मौजूद हो तो बाहर वाले क्या जरूरत है? कौन? हमारी बहू आरती। जी सर, उसी ने इस घर को बर्बाद किया है। भगवान जाने कौन सी पूजा में लगी रहती है दिन भर। सर, हमने जो उसके साथ किया है ना, जरूर वो उसी का बदला ले रही है। देखिए, हमने चेक किया है, आरती के खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे ये साबित हो कि कोमल और रश्मि की हत्या उसने की। सर, हमरे बेटवा राहुल को उसी ने मारा है। अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं, इसलिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। सर, हमारा बेटा ऐसा नहीं है कि बिना कहे इतने समय घर से बाहर रहे। अगर वो नहीं मिल रहा है तो जरूर वो मारा गया है। सर, 2 बॉडीज को जलाने के लिए कम से कम 10 लीटर पेट्रोल तो लगा होगा। खान, सभी पेट्रोल पंप्स पे पता करो कि 12 तारीख या उससे 1-2 दिन पहले किसी ने इतनी मात्रा में पेट्रोल खरीदा है क्या? सर, हाँ सर, कोई लड़की आई थी पेट्रोल लेने। सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। सर, कई दिनों से सीसीटीवी खराब है हमारा। एक तो इलीगल तरीके से इतनी ज्यादा मात्रा में डब्बे में पेट्रोल देता है और उसका रिकॉर्ड भी नहीं रखता। तो जानता है ना कानूनन जुर्म है। जी सर। लड़की की शक्ल याद है? स्केच बनवा सकता है? जी सर। नहीं जानते हैं सर। खान, इस लड़की को पहचानते हो? हाँ साहब, ये राहुल भैया से मिलने आती थी। हाय राहुल, कैसे हो? तुम हमारा पीछा कहीं नहीं छोड़ रही। राहुल, मैं जानती हूँ तुम अपनी शादी से खुश नहीं हो, और मुझे पता है तुम्हारी बीवी डायन है और वो जादू टोना करती है, और ये तो बात सभी जानते हैं ना। एक बात ना तुमसे साफ है कह रहे, कामिनी, दोबारा ना अपनी शकल में दिखाना यहाँ। और क्या जानते हो इस लड़की के बारे में? मतलब ये कहाँ रहती है, कुछ पता है? ये तो नहीं पता ये कहाँ रहती है, पर हाँ साहब, इसका नाम कामनी है। ठीक। सर, राहुल के फोन रिकॉर्ड में कामनी का नंबर है, ये देखिए। राहुल की तरफ से एक आध बार ही कॉल किया गया है, जबकि कामनी की तरफ से कॉल्स और मैसेज की भरमार है, लगभग रोज। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह नंबर कोमल और रश्मि के फोन रिकॉर्ड में मिला है। खान, पता करो कि इस कामिनी का कोमल और रश्मि से क्या कनेक्शन है, और इस कामिनी की डिटेल्स निकलवाओ। ओके सर। इसको जानती हो? सर, ये तो कामनी है। कामनी? कहाँ रहती है कामनी? सर, कुछ दिनों से एब्सेंट है। इसका एड्रेस क्या है? कामिनी कहाँ है? कौन कामनी? मर गई मेरे लिए, चिट्ठी छोड़ के किसी लड़के के साथ भाग गई। कहाँ है वो चिट्ठी? फाड़ दी मैंने। क्या करता उस चिट्ठी का? अपने बाप की इज्जत का भी ख्याल नहीं किया, किसी शादीशुदा आदमी के साथ भाग गई, नाक कटा दी मेरी। सर, गोपी के अनुसार कामनी राहुल से एक तरफा प्यार करती थी।
राहुल उसे इग्नोर करता था, लेकिन सर लेटर के अनुसार कामनी किसी शादीशुदा इंसान के साथ भागी थी। और जो राहुल की तरफ इशारा करता है। और जिस दिन वो गई उसी दिन उसने पेट्रोल खरीदा जिससे कोमल और रश्मि को जलाया गया, और उसके 4 दिन के बाद राहुल गायब हुआ। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल और कामनी भागने की फिराक में थे, कोमल और रश्मि ने देख लिया इसलिए उन दोनों को मार दिया? लेकिन खान, राहुल को भागने की जरूरत क्या थी? अगर वो कामनी से शादी करना चाहता तो बड़े आराम से कर सकता था, क्योंकि राहुल का परिवार आरती को पसंद नहीं करता था। तो राहुल को आरती से तलाक लेने के लिए उसके परिवार की सहमति बड़ी आसानी से मिल सकती थी। लेकिन कोई कड़ी है खान जो हमसे छूट रही है। जी सर। ये सर। उस दिन जो लड़की पेट्रोल लेके गई थी जिसका स्केच बनवाया था तुमने, वो कैसे आई? सर वो कार से आई। कौन सी कार? नंबर याद है? सर वो सफेद रंग की गाड़ी थी और नंबर तो याद नहीं है सर। अच्छा, वो खुद ड्राइव करके आई थी या कोई था उसके साथ? सर था ना उसके साथ। कौन था, लड़का या लड़की? सर आपका शक सही निकला, एटीएम से पैसे विड्रॉ हुए, सीसीटीवी फुटेज से कंफर्म किया है। ओके, उन्हें इन्फॉर्म करो कि हम भी आ रहे हैं। ओके सर। सर हमने अपने आदमी सिविल ड्रेस में उसके पीछे लगा दिया, बहुत जल्द हमारे प्लान के मुताबिक हम उसे घेर लेंगे। सर। साहब क्या खबर है? सर आपके प्लान के मुताबिक हम उसके और करीब पहुंच चुके हैं। पहचाना? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये रिश्ते के बारे में कोई कुछ नहीं जानता है और समाज इस बात की मंजूरी नहीं देता। हम बस इतना चाहते थे कि हम यहाँ से दूर चले जाएं, कहीं ऐसी जगह जहाँ ना कोई हमें और ना ही हमारे रिश्ते के बारे में जानता। पर भागते पूरा परिवार हमें ढूंढता। मौत का नाटक करना बहुत जरूरी था, इसीलिए मैंने कामिनी को। हेलो राहुल, आज बड़े दिनों बाद याद किया। आज ये सूरज कहाँ से निकला है? हाँ, अरे बहुत दिन से ना हम तुमसे कुछ कहना चाह रहे थे मगर हिम्मत नहीं हो रही। ऐसी कौन सी बात है, बताओ मुझे। वो क्या है ना कि हम भी वैसा ही फील करते हैं जैसा तुम हमारे लिए फील करते हो, मगर हम शादीशुदा और हम अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकते। तुम जानती हो ना कि वो। हाँ, डायन है, वो जादू टोना कर देगी, है ना? अरे हमरे ऊपर तो सिर्फ तुम्हारे प्यार का जादू छाया हुआ है। ऐसा सच में है? सर कामिनी हमारे बातों में पूरी तरह आ गई थी। फिर हम उससे एक लेटर भी लिखवाए कि वो घर से भाग रही। फिर हम बोले देखो जो आरती है उसको मार कर उसकी बॉडी जलाने के लिए पेट्रोल लगेगा। पेट्रोल लाने में कोमल उसकी मदद करेगी। 10 लीटर पेट्रोल दे दो ना। ऐसे नहीं मिलता मैडम, ऐसे जाओ। अरे भैया समझो ना, हम लोग सब पिकनिक पे जा रहे हैं और ये एक गाड़ी नहीं, बाहर और भी गाड़ी है। आप समझो ना, दे दो ना प्लीज। आओ मैडम। फिर उस दिन ये दोनों पेट्रोल लेके पहाड़ी पे आए जहां हम पहले से मौजूद थे। मिल गया ही पेट्रोल, काम हो गया। आरती कहाँ है? वो आ गई आरती। कोमल जल्दी से अपना कपड़ा इसको पहना। हाँ। अब फिर हम दोनों ने उसकी बॉडी को जला दिया। रश्मि को हमारे ऊपर शक हो गया था। कोमल भैया, इतनी घिरी हुई हरकत मैं सबको बता दूंगी, मैं सब। हम उसे सच में मारना नहीं चाहते थे, उसने सब कुछ देख लिया था। चलो इसको भी जला देते। हमें लगा कि परिवार हमें मरा मानकर हमें ढूंढना छोड़ देगा और हम आराम से अपनी जिंदगी जिएंगे।
भाई बहनों की रक्षा के लिए होते। कैसा भाई है तू? 2 जिंदगियां लेकर चैन की जिंदगी जीने निकला था तू। चैन का तो पता नहीं, बाकी की बची हुई जिंदगी तुम दोनों जेल की सलाखों के पीछे सड़ोगे। राहुल ने सिर्फ अपने बारे में सोचा, लेकिन वो ये भूल गया कि लाशों की नींव पर सपनों के महल नहीं ठहरते। जिंदगी में इंसान को सब कुछ नहीं मिलता। कई बार ज्यादा पाने के लालच में इंसान जो हाथ में है उसे भी खो बैठता है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।